नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए विश्व प्रसिद्ध प्रवासी लेखिका सुषम बेदी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास कतरा तर कतरा, धारावाहिक रूप से। हम न भूलेंगे, हम हैं भारतवासी। ये हर प्रवासी रचनाकार की पहचान है। अद्भुत प्रतिभाओं को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे जहाँ खड़े हो जाएं वहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। ऐसी ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थी हिंदी प्रवासी लेखिका सुषम बेदी, जिन्होंने अपने कथा साहित्य के जरिए न केवल प्रवासी नारी को चित्रित किया, बल्कि प्रवास में रहते हुए तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करने वाली स्त्रियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमें रूबरू भी कराया। आज सुनिए उनका लिखा लघु उपन्यास कतरा दर कतरा। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है भाग 1। जो चीज़ें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होती हैं, पता नहीं मन क्यों उन्हीं पर जाकर जम जाता है। कितना भी खुद को हटाने की कोशिश करूं, ठीक जैसे खुरंड कुरेदने को बार बार हाथ खाली वाली जगह पर पहुंच जाता है, या पेड़ों पर शहद की मक्खी के छत्ते की तरह उभरा कोई आंखों को खटकने वाला उगाव भीतर कहीं मितलाहट पैदा करता है और आंखें फिर भी हटाए नहीं हटती। वैसे ही इन नासूरों के प्रति खिंचाव कभी मेरी समझ में नहीं आ पाया। दर्द उठता रहता है और मैं उसे दबाने के बजाय और उकेरती रहती हूँ। ऐसा ही तो एक नासूर बरसों से भीतर जहर की पोटली की तरह लटका हुआ है। जहरीली मक्खियाँ उड़ उड़ कर भिनभिनाती हैं, सारी की सारी अंदरूनी हस्ती छटपटाती सिटपिटाती है, फिर भी अंदर की आँख एकटक वहीं देखती रहती है। इस कहानी की शुरुआत शायद इस तरह नहीं करनी चाहिए मुझे, क्योंकि ये शायद सिर्फ एक रिश्ते हुए घाव की ही कहानी नहीं है। कतरा दर कतरा मिटने की है तो कतरा दर कतरा बनने की भी। फिर भी यूं घाव दोनों तरफ ही है। एक घाव जो भरने लगा है तो दूसरा जो नासूर बनकर लाइलाज हो जाता है। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि किसी को स्वाधीन बनाने की कोशिश भी एक सही और अहम काम हो सकता है, बजाय इसके कि दूसरे को अपने एहसानों के बोझ तले दबाकर इस तरह मार डालो कि वो तो आह भी नहीं भर सके और तुम खुद इस बात को लेकर रोते रहो कि तुमने अपनी ज़िंदगी फालतू में ही बर्बाद कर दी। दूसरे को तो मरना ही था, तुम यूं ही घुन की तरह पीसे गए। जबकि सच्चाई ये होती है कि अगले के काम करके हम उसे पूरी तरह से अपने पर निर्भर बना लेते हैं और वो कभी अपना कुछ कर सकने का साहस या आत्मविश्वास ही नहीं जुटा पाता। उसकी रही सही सामर्थ्य भी हवा हो जाती है। वक्त ने इस अरसे में बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। ये पिछले 25 बरस मैं बनने और मिटने को ही लगातार भोगती रही हूँ, पर दोनों सिलसिलों में बात एक ही थी। फ़र्क शायद सिर्फ जगह का था, माहौल का था, या शायद मुझ में ही था, या फ़र्क शायद तकलीफ़ की शिद्दत और मेरी समझ की सीमाओं का था। एक उम्र होती है जबकि हर खौफनाक चीज़ अपनी असलियत से भी कहीं ज़्यादा भयंकर लगती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो कोई ठिगना आदमी भी दानव समान लगता है, या कि एक छोटे कैनवस पर एक मध्यम आकार का बिंदु भी बहुत बड़ा लगने लगता है, और एक बार खुद बड़े हो जाने पर पहाड़ भी पार करने लायक मालूम देने लगते हैं। पर क्या सच में वो बिंदु छोटा ही था, या कि मैं छोटी थी इसलिए वो बड़ा दिखता था? लेकिन आज जबकि मैं 40 बरस की हो चुकी हूँ तो वो बिंदु लगातार बढ़ता ही क्यों जा रहा है, और इस तरह से मुझे छा लेता है कि मेरा रोया रोया मुक्त होने के लिए चीखने लगता है। मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरा दर्द मेरे वर्तमान का है या मेरे अतीत का। दर्द तो शायद बस दर्द ही है, उसका कोई अतीत या वर्तमान नहीं होता। होता है सिर्फ हाथ से दबाकर निचोड़े जाने वाले घाव से रिस रिस कर टपकने वाला खून का बहाव, जिसे पट्टियाँ या मलहम लगाकर रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रोक लेने से अंदर जहर फैलने का खतरा बना रहता है। अशोक ने मुझसे कहा था, ये सिर्फ अब मांस का लोथड़ा है शशि, इससे मोह मत करो अब। उस वक्त मेरी चीख किसी पहाड़ को भी आरी की मानिंद काट सकती थी। मैं अशोक को कैसे बताऊं कि उसे मांस का ढेर मानकर मैं खुद मर जाती हूँ। मेरे जिस्म का पोर पोर बेजान होने लगता है। मैं अपने आप को मरा हुआ कैसे मान लूँ? नहीं, खुद को मारने के लिए मैं अभी तैयार नहीं, इसलिए उसे भी अभी जिंदा रखना होगा।
और ये भी तो कि उस कहानी को मुझे फिर से दोहराना नहीं है। जो अतीत मेरे वर्तमान की झोली में आ पड़ा है उसे उतना निरीह नहीं बनने दूंगी जितना कि वो अब तक बना रहा है। पता नहीं क्या बदतर या बेहतर है, पैदा होते ही ज़िंदगी को खो देना या कि यौवन की देहरी पर पहुंचते ही उसका गलने सड़ने लगना। मैं दोनों हालातों से ही लड़ रही हूँ और दोनों मोर्चों पर, ज़िंदगी खो देने के बाद का और खो देने से पहले का। अशोक के मेरे दोनों कंधों पर टिके हाथ भी मुझे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछे बिना ही कहा था मैंने, नहीं अशोक, ये मेरा बेटा है, मैं पूरी कोशिश करके इसे बचाऊंगी, जो भी कुछ करना पड़े। और बार बार डॉक्टर से वही सवाल पूछे जाते थे, क्या सच में ये कभी नॉर्मल नहीं होगा? और डॉक्टर की बदली बदली शब्दावली में वही वही जवाब। इस तरह के केसेस में उम्मीद तो कम ही होती है। बेहतर यही होगा कि आप इसे बच्चों के मानसिक रोगों के अस्पताल में भर्ती करवा दें। शायद बहुत देर तो जीना नहीं इसे, इसलिए खुद पाल कर फालतू में अपना दुख ही बढ़ाएंगी आप। यूँ बच्चे को प्यार तो माँ से ही मिलता है, लेकिन हर माँ की अपनी हिम्मत और सहन शक्ति पर भी तो मुनस्सर करता है। इस बच्चे को तो 24 घंटे परवरिश चाहिए। आपकी अपनी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। आप इस सब के लिए तैयार हैं? फिर भी मैं आपको कोई एश्योरेंस भी नहीं दे सकता कि आपकी मेहनत सफल होगी। आपको अपने रिस्क पर ही ये सब करना होगा। हाँ, मुझसे जो भी मदद हुई मैं ज़रूर करूँगा। पता नहीं डॉक्टर के रोकने के बावजूद भी अंशु को घर पर रखने की अजीब सी एक अंदरूनी मजबूरी थी मेरी। कक्कू के कहे वो वाक्य कान में शीशे की तरह खुलने लगे थे। दीदी मुझे घर क्यों नहीं आने देते? मैं ठीक तो हूँ दीदी, मुझे घर ले चलो ना। मैं पिताजी की ओर एक हल्की उम्मीद भरी आंख उठाती हूँ, जो ठंडी सांस भरकर कह देते हैं, डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। और कहते हुए नाउम्मीदी की बदरंग सी झाइयाँ उनके चेहरे पर फैल जाती हैं। पिताजी की नाउम्मीदी कक्कू के चेहरे पर एक ज़बरदस्त आक्रोश और विद्रोह का भाव ला देती है। वो पिताजी को ही अपने घर ना आ पाने के लिए दोषी ठहराने लगता है, लेकिन उसे मुझ पर अभी भी भरोसा है और वो गिड़गिड़ा कर मेरी ओर देखकर दोबारा कहता है, क्या मैं तुम्हें इन दूसरे पागलों की तरह दिखता हूँ दीदी? पिताजी से कहो ना मुझे घर ले चलें। मेरी आंखें भरने लगती हैं और मैं उन्हें ज़मीन की ओर टिकाए कह देती हूँ, मैं आज घर जाकर पिताजी को मना लूँगी, कल परसों तक तू जरूर घर आ जाएगा। कक्कू कुछ बुड़बुड़ाता है जो मैं समझ नहीं पाती। मेरे भीतर की दुनिया सिहर उठती है। ये मेरा वही छोटा भाई है जिसके साथ मेरे बचपन का, मेरी अब तक की ज़िंदगी का हर अहम पल गुजरा है। क्या मैं अभी भी इसे उतना ही जानती हूँ जितना कि पहले जानती थी? क्या ये वही है जो पहले था, या कि लोगों के कहने से मैं भी इसे वही मानने लगी हूँ जो कि इसका सच नहीं है? क्या इन डॉक्टरों को सच का पता है कि कक्कू को क्या हुआ है, कि उसको कुछ हुआ भी है? अगर कक्कू की कोई बात पिताजी या मेरी समझ में ना आए तो क्या सिर्फ डॉक्टर ही उस बात को समझा सकते हैं? और जिस तरह डॉक्टर सबको एक ही थैली के चट्टे बट्टे मान कर देखते हैं, उनमें क्या कक्कू भी कहीं बेवजह तो नहीं पिस रहा? कक्कू की वो गिड़गिड़ाती निरीह सी नज़र पता नहीं क्यों रात रात मुझे जगाकर कहती थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बार डॉक्टरों के चंगुल में पड़कर हम ही निरीह और बेबस हो गए हैं। क्या होती है वो बेबसी? ना अपने पर विश्वास, ना दूसरों पर भरोसा, फिर भी मन भरोसा करने को तावला, हर तिनके को आंख से उठाने को आकुल, और फिर मृग छाया जैसा भ्रमभ्रास होने की निराशा के सूखे रेतीले समुद्र में हाथ पैर पटकना। पर कुछ तो ऐसा था जो कक्कू में बदला था। बहुत देर तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि कुछ बदल रहा है। मैं ही थी जिसने सबसे पहले कुछ फ़र्क महसूस किया था, या फिर पिताजी ने। माँ ने किया होगा तो किसी में प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन जो फ़र्क पिताजी ने महसूस किया उसे मैं फ़र्क नहीं मानती। और अगर वो फ़र्क है तो इंसान में उम्र के साथ आने वाला विकास का एक सहज पड़ाव है। पिताजी की पवित्रतावादी नज़रों में चाहे वो घनघोर पाप भी रहा हो, मेरे लिए वो ज़िंदगी की सहजता का ही एक उपक्रम था। लेकिन कुछ और बदलाव भी थे जिन्हें कभी मेरा मन किसी बहुत कल्पनाशील इंसान की फैंटेसी की उड़ान भर भी मान सकता है, लेकिन उन उड़ानों की असंभाव्यता, पता नहीं उसे क्या कहना चाहिए। जो कुछ कहा गया उसे सोचकर तो मन दहल जाता है। मुझे लगता था कि मैं कक्कू को सबसे ज़्यादा करीब से जानती हूँ। आखिर उसका मेरा पल पल का साथ था,
6 भाई बहनों के परिवार में वो सबसे छोटा था और मैं उससे कुल 2 साल बड़ी। मुझसे बड़ी बहन और मुझमें 4.5 साल का फ़र्क था, इसलिए उससे हम उम्रों वाली दोस्ती नहीं थी। कक्कू और मैं दिन भर साथ खेलते, खाते और लड़ते। हम दोनों की इतनी होड़ रहती कि लगातार एक दूसरे की कार्यवाहियों पर बाकायदा ध्यान बना रहता और ज्यों ही हम में से एक दूसरे को कुछ गलत करते देख लेता तो फ़ौरन शिकायत अदालत तक पहुंचा दी जाती। अदालतें भी यूं तो कई थीं। सबसे बड़ी दीदी की अदालत, माँ की अदालत और सुप्रीम कोर्ट था पिताजी की अदालत। मेरी तो बस सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाती थी, पर उसके न्यायाधीश का इंतज़ार करने तक या तो झगड़ा खत्म हो चुका होता था या अपराधी ही सज़ा सुनने को पास मौजूद नहीं होता था। मेरी एक तरफा सुनवाई के बाद पिताजी मेरी पीठ थपथपा देते, मुझे बहुत अच्छी लड़की का खिताब दे देते और मैं ये सोचकर तसल्ली पा जाती कि सही जगह पर मेरी आवाज़ पहुंच गई है, तो फैसला भी एक तरह से मेरे ही हक में हुआ है। दीदी और माँ की अदालत में तो मुझे ही डांट पड़ जाती। शायद मैं बड़ी थी इसलिए, या कक्कू ही सबको बड़ा प्यारा लगा करता था। उसके तपे हुए गेहुए रंग और चौड़े माथे वाले चेहरे पर टकी घनी और गहरी आंखें और पतली नुकीली नाक उसे बेहद आकर्षक बना देते थे। मुस्कुराते समय बाएं गाल पर पड़ने वाला गड्ढा चेहरे पर एक कोमल सी मिठास ला देता था। शायद इसीलिए सबको उस पर बिन बात प्यार आ जाता था। सब कहते थे बड़ा होकर लेडी किलर बनेगा वो। मुझे ऐसा सुनकर कभी गर्व होता तो कभी ईर्ष्या। इनमें से जब कोई आसपास नहीं रहता तो फैसला होता जंग के मैदान में। सारा घर लड़ाई का मैदान बन जाता, एक कमरे से दूसरे कमरे तक, पलंगों के नीचे से सोफों के पीछे तक। एक दूसरे का पीछा करते हुए हम सारा घर तहस नहस कर डालते। कक्कू पूरे जोर के साथ मेरे बाल खींचता और मैं अपने शौकिया बढ़ाए नाखूनों से उसके चेहरे और बदन पर कितने ही रेखा चित्र बना डालती। जंग जब तक जमी रहती जब तक कि मैं ही हार कर रोने न लगती और कक्कू मुझे रोता छोड़कर भाग जाता। इस लड़ाई में वो कभी नहीं हारता था, क्योंकि छोटे होने की वजह से और लड़का होने की वजह से तरफदारी भी ज़्यादा उसी की होती थी और उसके पास जोर भी मुझसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा झगड़े गर्मी की छुट्टियों में होते, जबकि मैं और कक्कू सारा दिन घर पर रहते। गर्मियों में ज़्यादातर हम नानी के यहाँ जाया करते थे। वहाँ पिताजी की अदालत की जगह नानी की अदालत ले लेती। ये अदालत तो दिन भर खुली रहती थी, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता। तब मैं मुश्किल से 8 बरस की रही होंगी और कक्कू 6 का। हम लोग दिन भर ताश खेला करते थे, नोट भुनाना और भाबो। बस ताश के यही 2 खेल हमें आते थे। जो भाबो बनता दूसरा उसे हार की याद दिलाता रहता और जो हारता वो कभी भी हार मानने को तैयार ना होता। आखिरकार हर खेल लड़ाई में ही खत्म होता और मैं रो रो कर नानी से कक्कू की शिकायत करती। नानी पुचकारती और मेरी और हिचकियाँ बनने लगती। हमारी आपसी लड़ाई और होड़ परिवार भर में इतनी बदनाम हो चुकी थी कि एक बार मुझे बेहद शर्मिंदा होना पड़ा था। बचपन में करीब 9 बरस की रही होंगी तब मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ करता था। एक बार पिताजी ने कहा कि मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि आम डॉक्टर उसकी कोई वजह नहीं बता पा रहे थे। हमारे शहर जालंधर में कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, इसलिए रेलगाड़ी से माँ, पिताजी, कक्कू और मैं अमृतसर मेरे इलाज के लिए गए। कक्कू इसलिए कि वो हर जगह माँ पिताजी के साथ ज़रूर जाता था। एक इस वजह से भी मुझे उससे ईर्ष्या हुआ करती थी, लेकिन उसका साथ चलना अब तो खूब भा रहा था। हम दोनों रास्ते भर खूब खेलते रहे थे। वहाँ डाक बंगले में पहुँचकर हमने खूब उधम मचाया था, लेकिन वहाँ के बैरे हमारी खातिर करते रहे। हम दोनों पहली बार इस तरह छुट्टी मनाने निकले थे। हमारी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई, ना ही वहाँ कभी मेरा पेट दर्द हुआ। खैर, अगली सुबह से डॉक्टर का चेकअप शुरू हो गया। खून, टट्टी, पेशाब, हर तरह के टेस्ट हुए, लेकिन कहीं कुछ खराबी नहीं निकली। उल्टे वहाँ मुझे और कक्कू को इतनी भूख लगती थी कि हम दोनों कई गुना ज़्यादा खा जाते थे। डाक बंगले का खानसामा इतनी महीन और नरम चपातियाँ बनाता था कि मैं 10-10 चपातियाँ खा जाती थी और पेट को कुछ नहीं होता था। 3 दिन में सारे टेस्ट खत्म हो गए। जब डॉक्टर को कुछ नहीं मिला तो उसने माँ पिताजी से मेरा मनोवैज्ञानिक इतिहास पूछना शुरू किया। क्या मुझे किसी तरह का असंतोष तो नहीं है? क्या मैं सामान्यतः खुश रहती हूँ या कि कुढ़ती चिढ़ती रहती हूँ? माँ ने कहना तो शुरू किया कि मैं आम तौर पर खुश रहने वाली लड़की हूँ। फिर भी बात की रौ में उन्होंने ये भी लगा दिया कि इसकी अपने भाई से बहुत लड़ाई होती है, दोनों में बड़ी होड़ रहती है। बस डॉक्टर तो इस बात को पकड़ कर ही बैठ गया। उसे शायद माँ पिताजी की तसल्ली के लिए कोई कारण देना ही था।
मेरा शारीरिक विकास भी 9 साल की उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही था, इसलिए किसी बड़ी अंदरूनी बीमारी को खोज पाना भी उसे मुमकिन नहीं दिखा होगा। झट से बोला, बस यही बात है, इसे अपने भाई से जब ईर्ष्या होती है तब ये आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पेट दर्द की शिकायत करती है, वरना पेट दर्द की और कोई वजह ही नहीं है। आपकी बेटी एकदम दुरुस्त है। वो डॉक्टर इंग्लैंड रिटर्न था। माँ पिताजी उसके इस निदान से बेहद प्रभावित हुए। बस उस दिन के बाद से उन्हें चर्चा का बड़ा दिलचस्प विषय मिल गया था। सारे रिश्तेदारों को डॉक्टर की वाहवाही कर करके यही बात सुनाई जाती। मेरे मन को बहुत चोट लगती। मुझे लगता जैसे सबके सामने मुझे नंगा किया जा रहा है। कक्कू को भी मुझे छेड़ने का एक और औजार मिल गया था। मुझे उस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता। लगता जैसे कि सारी डॉक्टरी विद्या ने मुझसे धोखा किया है। अभी भी अक्सर ऐसा लगता है कि डॉक्टरी विद्या मुझसे फिर धोखा कर रही है। मेरा पेट दर्द तो फिर भी होता ही था, पर मैंने उसकी शिकायत करनी बंद कर दी और वो अपने आप पहले की ही तरह ठीक भी हो जाता था। समझ नहीं आता कब किसका विश्वास किया जाए। न विश्वास करके भी कहाँ चैन मिलता है। अपना अधूरापन हम दूसरों के अधूरेपन से भरने की कोशिश करते रहते हैं और नतीजा घटाव को घटाने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मेरे अलावा अगर कक्कू का रौब किसी और पर हमारे घर में चलता था तो वो थी माँ। सबसे छोटा होने की वजह से वो माँ का खूब लाडला था। यूं इतने बच्चे पैदा हो जाने के बाद माँ में लाड़ चाव का मादा बचा नहीं था। अक्सर वे झींकती कि कक्कू बड़ा तंग करता है, फिर भी वो माँ का चहेता तो था ही और माँ उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। उसके मन की ना होने से वो एकदम खफा हो जाता था। मुझे याद है जब मैं छठी जमात में थी और वो चौथी में। वो प्राइमरी स्कूल में जाता था, मैं मिडिल में। उसका स्कूल 1:30 बजे ख़त्म हो जाता था। ज़्यादातर इसी वक्त घर में दोपहर का खाना खाया जाता था। कभी खाना पकने में देरी हो जाती तो मौजूद लोग इंतज़ार कर लेते। उन दिनों हम पिताजी का तबादला होकर लखनऊ आए ही थे और नौकर वगैरह का ठीक इंतज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए खाना तैयार होने में कभी कभी देर भी हो जाया करती थी। लेकिन अगर खाना तैयार होने में देरी हो और कक्कू जी को भूख लगी हो तो बस कहर टूट पड़ता था। सच में कहर ही। एक बार मैं स्कूल से लौटी तो कक्कू कंकड़ उठा उठा कर घर की ओर फेंक रहा था। माँ अंदर खाना तैयार करती चिल्ला रही थी, देख अभी तैयार हुआ जाता है, घर के शीशे मत तोड़। कक्कू रुक नहीं रहा था और न ही कंकड़ लगने से रोकने कोई घर से बाहर निकल रहा था। मैं उसे पीटने को दौड़ी तो वो भाग गया, लेकिन माँ मुझी पर गुस्सा हुई कि मैंने उसे खाना नहीं खाने दिया। शाम को मैं चाहती थी कि उसे पिताजी से डांट पड़े, लेकिन माँ ने झाड़ दिया, रहने दे, बेचारे ने पहले ही सुबह से कुछ नहीं खाया, अब और हंगामा मत करवा घर में। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उसकी ये हिम्मत कि माँ को पत्थर मारे, और माँ है कि फिर भी उसकी तरफदारी किए जा रही हैं। लेकिन ऐसा सब कहा करते थे कि कक्कू का मिजाज कुछ गर्म था। उसकी ये हरकतें भी उसके स्वभाव की खासियत मानकर स्वीकार कर ली गई थीं और इनके लिए उसे कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। ना ही कभी किसी ने उसके बर्ताव से ऐसा महसूस किया कि कहीं कुछ गलत था। गर्म मिजाज होना अपने आप में कोई बड़ी बात है भी नहीं। यूं उसका और मेरा साथ भी खूब था। घर के बाहर वही मेरा संरक्षक बन जाता। एक बार एक लड़के ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया था। कक्कू ने उसकी वो पिटाई की कि लड़के के माँ बाप घर पर शिकायत करने आ गए थे। कक्कू स्कूल में भी बहुत अच्छे नंबर लाया करता था। उन दिनों घर में ये बात बार बार उठाई जाती कि कक्कू को डॉक्टर बनाना है, कि वो घर में सबसे ज़्यादा होशियार और दिमाग वाला लड़का है, इसलिए उसे डॉक्टर ही बनना चाहिए। मुझे रश्क हुआ करता था। मैं अपने आप से कहती कि मैं भी सबको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। कक्कू मुझसे ज़्यादा होनहार कैसे हो सकता है। यूं हमारा स्कूल और दर्जा दोनों ही फ़र्क थे। जब मार्कशीट आती तो हम दोनों की ही अपनी जगह तारीफ होती, घर वालों की उम्मीद के हिसाब से या फिर हमें प्रोत्साहन देने के लिए। जो भी नंबर आते वे उन्हें बढ़िया ही कहते। यूँ मुझे कभी कभी लगता कि मेरे नंबर ज़्यादा बढ़िया आते थे, लेकिन सबको कक्कू के नंबरों से ज़्यादा खुशी मिलती और मुझे नाराज़गी या कक्कू के प्रति ईर्ष्या से बचाने के लिए वे मेरी भी तारीफ़ कर देते। पता नहीं ये बात सच थी या नहीं, पर बड़े होकर मैं इस तरह सोचती ज़रूर थी। ये और बात है कि 10वीं तक आते आते मैंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया था, जबकि कक्कू के दिमाग में तब तक ये खूब ठोंक पीट कर बैठाया जा चुका था कि वो डॉक्टर बनेगा ही।
एक बार मुझे फ्लू हो गया था। वो हमारी नोक झोंक के लिए तरस रहा था। फ्लू पूरा हफ्ता ले गया था। कहने लगा, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो फ्लू की ऐसी दवाई निकालूंगा कि बस एक दिन में ठीक हो जाए। फिर कुछ रुक कर बोला, लेकिन मुझे शायद साइकियाट्रिस्ट बनना चाहिए। तब तो हर बीमारी की असली जड़ पता लग जाती है ना दीदी? वो मेरे पेट दर्द वाला वाकया मुझे भूलने नहीं देता था। कक्कू का डॉक्टर बनना घर भर की इच्छा और उम्मीद के भी आगे एक अपेक्षा बन गया था, जैसे कि उसके बिना गति ही नहीं। और इस हद तक कि अपनी और दूसरों की ये अपेक्षा दिमाग के भीतर एक कीड़े की तरह घुसकर उसे चाटने लग जाए। उन दिनों पिताजी का तबादला दिल्ली में हो चुका था। मैं बीए के पहले साल की पढ़ाई कर रही थी। कक्कू का हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला था। वो पूरे जोर शोर से मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्कूलों को अर्जियां भेजने में लगा हुआ था। जितनी कड़वी और धारदार प्रतियोगिता इस माहौल में थी, उसका अंदाज़ा ना तो कक्कू को था, ना ही घर में किसी और को। मैं तो यूं पहले से ही इस खेल से बाहर थी और कला के विषय लेकर मज़े कर रही थी। लेकिन कक्कू कभी कभी नर्वस ज़रूर हो जाता था कि अगर दाखिला ना मिला तो करेगा क्या। यूं मन में कहीं ये भरोसा भी था कि कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आईआईटी में नहीं मिला तो कहीं और सही। एक बार मुझसे बोला, तुमको क्या लगता है दीदी, मेडिकल में मिलेगा या कि इंजीनियरिंग में? तू क्या चाहता है? मेडिकल। फिर बड़ा डॉक्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाऊंगा। अमृतसर वाले डॉक्टर की छवि शायद अभी भी उसके दिमाग में कहीं थी। मुझे पहली बार इस बात का सुख मिल रहा था कि लड़की होने के नाते मुझ पर ऐसा कोई दबाव या अपेक्षा नहीं थी। बचपन की सारी शिकायतें जैसे एक बारगी ही खत्म होने को आई थीं। मुझ पर ना कैरियर बनाने का कोई जोर था, ना ही पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का। हम कॉलेज में क्लासें कट करके सिनेमा देखते, कनॉट प्लेस घूमते, पर हमें कोई कुछ नहीं कहता। कक्कू के स्कूल के काम में जरा सी भी कमी आती तो उसे डांट पड़ जाती। कुछ एक सालों में पिताजी रिटायर भी होने वाले थे। शायद इसी से कक्कू को लेकर उनको घबराहट भी होती थी कि किसी तरह उनके अपने नौकरी में होने के दौरान ही कक्कू सेटल हो जाए। इसलिए उसमें जरा सा नुक्स भी उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। जिन पिताजी ने बचपन में कक्कू को ढेर ढेर प्यार दिया था, अब उनकी बेचैनी और उतावली ही उसके हाथ लगती थी। दोनों बड़े भाई बीवियों समेत आसाम और बेंगलोर में पोस्टेड थे। पिताजी को उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और लड़कियों से किसी तरह की उम्मीद करना उनके समाज और समझ में मुमकिन नहीं था। कक्कू को अपने पैरों के बल खुद ही खड़े होना था। कभी कभी मुझे हैरानी होने लगती थी कि आखिर पिताजी ने हम लड़कियों को क्यों कर पढ़ाया। यूँ हम सब बहनों की पढ़ाई अधबीच ही रह गई थी। एमए पूरा करने के पहले ही शादियां हो गईं और पढ़ा पढ़ाया सब धूल में। सब कहा करते थे कि लड़कियों को तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि अच्छे वर मिलें, कि आजकल के लड़के पढ़ी लिखी ही मांगते हैं। इसलिए जो ही वर मिला पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाने पर यकीनन ही उनको फ़ख्र भी होता था। वे अक्सर बड़ी दीदी और मेरी चर्चा अपने दोस्तों के बीच किया करते थे और अक्सर कुछ अफसोस के साथ दोहरा देते कि लड़कियां लायक भी हुई तो क्या फ़ायदा, हैं तो पराए घर की ही, लायक तो लड़के ही होने चाहिए। लेकिन फिर भी उनको हमारी लियाकत के बारे में बात करना अच्छा लगता। अब बड़े होने पर मुझे लगता है कि बेटियों को पढ़ाने से उनको समाज में अपना स्तर भी कहीं ऊंचा होता लगता होगा। कहीं इसमें यह भी तो गंध होगी कि जिस घर में लड़कियां इतनी लायक हैं वहाँ लड़कों का तो कहना ही क्या। वे शायद बेटियों को पढ़ाई पूरी भी करने देते अगर माँ की शादियाँ जल्दी करने की जिद ना होती। मुझे हर हालत में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर मैं कॉलेज में अच्छा नहीं करती तो कोई डर नहीं था। आखिरकार शादी करके सिलसिला ख़त्म किया जा सकता था, और अगर अच्छा करती तो दरअसल तब भी कुछ फ़ायदा नहीं था। और इस नुकसान का पता मुझे बहुत बाद में चला, जबकि मेरी फर्स्ट डिवीज़न आने के बावजूद माँ ने मुझे एमए करने से रोक दिया। बहुत लड़ाई और जिद के बाद फिर पिताजी से उनको मनवाया था। माँ ने इजाज़त इसलिए भी दे दी थी कि जब तक लड़का ना मिले लड़कियों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना घर बैठकर मैं उन्हीं का सिर खाती। माँ दरअसल बड़ी गमगीन सी रहती थी। कभी कभी लगता कि जितनी वे हमारे करीब हैं उतनी ही कहीं दूर भी। उनको एक और कक्कू की फ़िक्र रहती थी तो दूसरा मेरी फ़िक्र भी कम नहीं थी। एक तरह से कक्कू और मेरी किस्मत जैसे एक दूसरे से जुड़ी अटकी थी।
उसके भले में मेरा भला था और उसके उजड़ने में मेरी तथाकथित उजड़ी अविवाहित जिंदगी। लेकिन कक्कू तो जी तोड़ मेहनत कर रहा था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने पढ़ाई में। जब भी रात में नींद खुलती उसका टेबल लैंप जलता ही होता, पास जाकर देखती तो पढ़ ही रहा होता। बल्कि कभी कभी उसकी आंख लग गई होती तो मैं चुपके से लैंप बुझा देती। तब वो सहसा चक्कर कहता, जलता रहने दो दीदी, मैं पढ़ रहा हूँ। कक्कू की फर्स्ट डिवीज़न 6 नंबरों से रह गई। पूरे साल भर आदमी जितनी मेहनत करता रहे, फैसला तो बस 8 दिन की उपज पर ही मुनस्सर होता है। इंसान चाहे कितना भी रो पीट ले, एक बार धब्बा लग गया तो कभी छूटने वाला नहीं। आप आगे के धब्बे बचा सकते हैं, पर जो एक बार लग गया सो तो लगा रहेगा ही। पर उतनी सी कच्ची उम्र में किसको पता होता है कि ये तो बड़े से थान पर लगने वाला एक छोटा सा दाग है। उल्टे लगता है कि ये धब्बा नहीं, कोई अंधेरी सुरंग है जो किसी स्याह पाताल में ही जाकर खुलती है। कक्कू के भविष्य पर जैसे किसी ने मोटा काला पर्दा डाल दिया हो। कितनी ही भाग दौड़ की अपने जान पहचान वालों से, जिसकी भी सिफारिश चल सकती थी लगवा ली, पर शायद उन सिफारिशों में इतना दम भी नहीं था। पिताजी उतने ऊंचे दर्जे के अफसर नहीं थे कि उनका रुतबा कारगर होता, खासकर दिल्ली जैसी जगह में जहाँ के प्रधानमंत्री तक मौजूद हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल कहीं भी दाखिला नहीं मिला उसे। पिताजी ने ठंडी उसास भरकर कहा था, जिससे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उससे उतनी ही नाउम्मीदी हाथ लगती है। निराशा का एक गहरा तीर भीतर जाकर अटक गया था। अब करेगा क्या ये लड़का? कक्कू ने तो किसी से बात ही करनी बंद कर दी थी। दिन भर घर के बाहर रहता, पता नहीं कहाँ सड़कों पर मारा मारा घूमता। पिताजी का तो सामना ही नहीं करता था वो। घर आकर पिताजी हमेशा उसके बारे में पूछते और हम उनका सवाल अनसुना कर देते। घर भर में अजीब मातम सा छाया रहता। यहाँ तक कि बड़े भैया की भी कुछ इस तरह की मातम पुरसी की चिट्ठी आई। बेहद अफसोस हुआ कक्कू के रिजल्ट का सुनकर। उसकी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। बिना डॉक्टरी इंजीनियरिंग के तो क्लर्की ही हाथ आती है। उसे कहना खूब मेहनत करेगा बीए में, अब बस आईएएस बनने का ही चांस बचा है। बड़ा ज़्यादा टफ कंपटीशन है वहाँ, पता नहीं इससे हो पाएगा कि नहीं। खैर, अब जो होना था हो चुका। बस यही तो उम्र होती है, या खेल लो, खा लो या फिर पढ़ लो। मैं तो शुरू से कहता था कि माँ पिताजी का इतना लाड़ कक्कू को जरूर बिगाड़ेगा, पर हमारी कौन सुनता है। भैया की चिट्ठी पढ़ के कक्कू को लेकर मैं बहुत डर गई थी। लगता था जैसे सचमुच घर में कोई मौत घट गई हो। मैं कक्कू के चेहरे को देखती तो मौत का सा ही सूनापन और सन्नाटा वहाँ दिखता। यूं मेरे अपने भीतर भी निराशा कम नहीं थी। मुझे खासकर पिताजी की उदासी बहुत घायल कर जाती थी। सच में क्या क्या सोचते थे वे कक्कू को लेकर। कक्कू की ज़िंदगी के 16 साल उनकी अपनी ज़िंदगी के खुशनुमा साल थे, पर अब से उनकी सूरत बदल जाएगी। वैसे नहीं जैसे कि मौसम बदलता है। मौसम तो वही सूरत लेकर फिर भी लौट आता है। ये बदलना तो ऐसा था जैसे कि किसी को दफना आने के बाद उससे नई तरह का रिश्ता कायम करने की दर्दनाक कोशिश। जिस कक्कू के सहारे सब आसमान में उड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब पंख कट जाने के बाद उन्हें उसी के साथ नया समझौता करना था। सामान्य आर्ट और साइंस कॉलेजों में उसने अर्जी भी नहीं भेजी थी। साल ज़ाया न करने के इरादे से एक साधारण से कॉलेज में कक्कू ने दाखिला ले लिया। लगा कि स्थिति से समझौता हो गया है, बीएससी करके वो फिर कहीं दाखिले के लिए अप्लाई कर ही सकता है। इधर उसे दाखिला मिला कि कॉलेज खुलने वाले भी हो गए। कक्कू ने नियमित रूप से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में था, इसलिए मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी स्पेशल लेकर निकल जाती। कक्कू का साउथ दिल्ली कैंपस में ही था, इससे वो आराम से मेरे कुछ देर बाद घर से निकलता, क्योंकि उसे कॉलेज पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता था। अब तक मेरे सारे भाई बहनें शादी करके सेटल हो चुके थे। कॉलेज जाने वाले बस हम ही दोनों थे। कॉलेज के बाद शाम को हम अक्सर रोज़ ही नोट्स एक्सचेंज करते। क्यों कक्कू, कैसा चल रहा है कॉलेज? ठीक। ठीक क्या, मन लगा? क्यों नहीं लगा? नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों के बीच मौन पसर जाता। लेक्चरर कैसे हैं? ठीक हैं, अभी तो क्लासेस ठीक से शुरू भी नहीं हुई। कोई पहचान का अपने स्कूल का लड़का है वहाँ? अभी तक तो नहीं देखा। मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ना ही दिखे तो बेहतर है, वो भी हैरान होंगे। हैरान क्यों? बस बस यही यही कि ये भी यहाँ है। क्या मतलब?
मैंने अनजान बनते हुए कहा था। दीदी पता नहीं क्यों, पर स्कूल में भी सब माँ पिताजी की ही तरह सोचते थे। शायद इसलिए कि इन आम कॉलेजों को मैं इतनी हिकारत की नज़र से देखता था। कहते हैं भगवान बदला लेता है। ये कैसी बात कर रहा है तू? लेकिन कक्कू चुप रहा। दीदी क्या मैं बहुत ब्राइट नहीं था? ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? मुझे लगता है कि मैं ब्राइट था, मगर ऐसा फिर क्यों हुआ? लायक होने का सिर्फ यही माप तो नहीं होता कक्कू, लेकिन लोगों की नज़र में तो होता है। क्या मैं देख नहीं रहा? तुम में, माँ पिताजी में, भैया में। क्या तुम अभी मुझे वही समझते हो जो कि पहले समझते थे? तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी निगाहों का फ़र्क देख नहीं सकता? महीने या उससे कम वक्त में ही जिन नज़रों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया हो, तुम मुझे सचमुच बेवकूफ़ समझने लगी हो कि इसे पता ही नहीं चलेगा। वो अचानक चुप हो गया और कमरे से बाहर निकल गया था, जैसे कि इस बारे में आगे कोई बात नहीं करना चाहता हो। उसकी चोट का अंदाज़ा मुझे था, पर अब वो नंगी होकर उघड़ी पड़ी थी मेरे सामने। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? मैं बहुत देर तक सोचती रही। सिर्फ हमदर्दी इस घाव को नहीं भर सकती थी। कॉलेज में सहेलियों और पढ़ाई में चाहे मैं दुनिया जहान ही भूल जाती थी, फिर भी कक्कू में मेरा ध्यान लगा रहता था। मन ही मन में प्रार्थना करती कि किसी तरह मेरा भाई खुश रहे, पर कक्कू मुझे दिल से खुश कभी नहीं दिखता था। मैंने उसे अपनी सहेली के घर ले जाना चाहा, पर उसने मना कर दिया। एक दो बार हम फिल्म देखने साथ गए, फिर उसने उससे भी मना कर दिया। एक दिन जब मैं घर लौटी तो वो पहले से ही मौजूद था, जबकि ज़्यादातर उसकी क्लासें मेरे काफ़ी बाद ख़त्म होती थी। आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? यूं ही। क्लास नहीं थी? बोरिंग है, कुछ नहीं होता वहाँ। कोई दोस्त नहीं बना तेरा क्या? कोई दोस्ती करने लायक है ही नहीं वहाँ, सब गंवारू से लड़के हैं। लेकिन कोई तो। मन ही नहीं करता जाने का। कक्कू ये क्या कर रहा है तू? मालूम है ना, अगर दोबारा नंबर खराब आए तो रहा सहा चांस भी चला जाएगा। चांस बचा ही कौन सा है जो चला जाएगा? फिर भी डोंट गिव अप लाइक दिस। मैं क्या करूं दीदी, मन ही नहीं लगता वहाँ। वो बिस्तर पर निढाल सा होकर लेट गया था। आंखें सफ़ेदी बुती छत पे जाकर गड़ गई थीं, और वो अक्सर कॉलेज ना जाकर देर तक बिस्तर पर ही लेटे रहने लगा था। अक्सर मैं दोपहर 2:30-3 बजे लौटती और उसे बिस्तर पर ही लेटा पाती। माँ झींकती रहती, पता नहीं क्या हो गया है इसको, दिन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। खाना पूछती हूँ तो खाने को मना कर देता है। शाम 4 बजे इसका नाश्ता होता है। शाम पिताजी के आने तक कक्कू अक्सर तैयार होकर घर से जा चुका होता था। कुछ दिन तो माँ पिताजी से ये बात छुपाती रहीं। मुझे भी कह दिया कि फालतू में घर में झगड़ा न डलवाऊँ, पर धीरे धीरे वो पिताजी की मौजूदगी में भी घर में ही लेटा दिखने लगा। एक इतवार को जब कक्कू लंच के वक्त खाने की मेज पर नहीं पहुंचा, तो पिताजी ने हैरानी के साथ पूछा, ये कक्कू क्यों नहीं उठा अभी तक? माँ ने किसी भी तरह की शिकायत या फिक्र न जाहिर करके बड़ा सहज बनते हुए जवाब दिया था, बस ऐसे ही करता है आजकल। कक्कू के प्रति माँ का रुख मुझे समझ नहीं पड़ता था। पिताजी से छुपाना या बाहरी तौर पर ऐसा दिखाना कि सब कुछ सामान्य और सही है। क्यों करती है माँ ऐसा? यह क्या वस्तु स्थिति को झुठलाना था, या कि कोई और तकलीफ थी जिसे माँ हम सबसे छुपाती थी? माँ का खामोश गंभीर चेहरा अक्सर किसी अंदरूनी पीड़ा से आक्रांत सा लगने लगता था। पिताजी गरज रहे थे, क्या मतलब? और दिन भी ऐसे ही सोता रहता है? सुबह मेरे ऑफिस जाने तक भी सोया होता है ये। वे उठे और उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर दहाड़ लगाई, चलो खाना खाने मेज पर आओ। बिना हाथ मुंह धोए जब कक्कू मेज पर आया तो माँ ने डांटा, कम से कम ब्रश तो कर लो, ऐसे कैसे खाओगे? कक्कू वैसे ही उठ गया, और जब तक वो हाथ मुंह धोकर लौटा सब लोग मेज से खाकर उठ चुके थे। वो चुपचाप आकर मेज पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब डर और अपराध का भाव था। वो जाने कब तक यूं ही बैठा रहता, बिना खाना मांगे या खाए, अगर माँ ही ना उससे कहती, मैं सब्जियां दोबारा गर्म करके ला रही हूँ, बाहर धूप में आकर क्यों नहीं खाता? हम सब वहीं बैठे हैं। उसने बस इतना कहा, नहीं यहीं दे दो। छमाही इम्तहानों का वक्त आ जाता है। कक्कू की कोई तैयारी नहीं होती। पिताजी जोर ज़बरदस्ती उसे सुबह कॉलेज भिजवा देते हैं। वहाँ जाने क्या होता है। कक्कू कहता है कि वो हर क्लास में जाता है,
पर उसकी हाजिरी इतनी कम है कि उसे यूं भी परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिल सकती। पर खैर, शिक्षकों से मिल मिलाकर आचरण के सुधार की मोहलत मिल जाती है। इम्तिहानों के बाद मैं एक बार बुद्ध जयंती बाग जाती हूँ सहेलियों के साथ। कक्कू वहाँ अकेला घूम रहा होता है। लंबा, ऊंचा और इकहरा जिस्म, गठा हुआ अंडाकार खूबसूरत चेहरा, खूब तीखी रेखाओं वाला। गाल का गढ़ा कुछ और गहरा गया था। हल्की हल्की मूछें उगाई थीं, कुछ एक बाल ठोड़ी पर भी थे, पर बुझा सा चेहरा जैसे कहीं और ही गुमा हुआ था। मैं उसे सबसे मिलवाती हूँ। वो आंखें नीचे किए एक ही बार में उन सबको हेलो कह देता है। उसके कपड़े भी मुझसे से थे। मुझे सहेलियों के सामने शर्म सी लगती है। इसका कोई दोस्त नहीं, यूं ही अकेले घूम रहा है। और अगर कहीं वे उसके कॉलेज के बारे में पूछ लें तो मैं क्या कहूँगी। कक्कू हमें बाय कहकर दूसरी ओर निकल जाता है। संध्या कौतूहलवश पूछ ही लेती है, तेरा भाई करता क्या है? कॉलेज जाता है। कौन से? सनातन धर्म। वो आगे कुछ नहीं पूछती, या तो मेरे कटे छोटे जवाबों की वजह से, या ये सोचकर कि इसका भाई तो यूं ही है। उस दिन की पिकनिक में मैं सिर्फ आसमान पर पड़े बादलों के धब्बों को देखती रहती हूँ। उसके बाद जो दिन मुझे ध्यान में आता है वो है मार्च की मीठी मीठी आम की बौरों से गंधित गर्मी का। मैं बाहर लॉन में आम के पेड़ के नीचे बैठकर इम्तहानों की तैयारी कर रही थी। इस मौसम की मेरी सबसे पसंदीदा पढ़ने की जगह इसी आम की छाया में थी। आम खाने को तो मिलते नहीं थे, पर घनी घनी छाया खूब मिल जाती थी। पकने के पहले ही सारे आम तोते खा जाते, या माँ कुछ कच्चे ही उतरवा कर अचार बनवा डालती थी। आम के हरे पत्तों की हरियाली में ये तोते कभी दिखते नहीं थे। बस जब हम कंकरी मारते तभी उनके समूह के समूह आसमान को बाहों में भरते अदृश्य हो जाते। उनकी गिराई हुई अधखाई अमियाँ या बीठे ही अपने सिर और कपड़ों को नसीब होते। फिर भी मुझे बैठना तो यहीं होता था। इससे मैं माँ और हमारे घर में सफाई करने वाली, बर्तन मांजने वाली और जमादारनी के बीच होने वाली चक चक को सुनने से तो बच जाती थी। खूब धड़ल्ले से होती फिर पढ़ाई। मनोविज्ञान की किताब खोले मैं फ्रायड का स्वप्न सिद्धांत पढ़ रही थी, जबकि सहसा पिताजी की तूफान की तरह गरजती हुई आवाज़ मेरे कानों के पर्दों से बिजली की कड़क की मानिंद टकराई। किसी को और भला और कौन हो सकता था कक्कू के सिवाय। बड़ी जोर से डांट पड़ रही थी। बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे? अब लुच्चेपन और बेहयाई पर भी आ तुला है तू। मैं थरथरा कर उठ खड़ी हुई और बंगले की तरफ चल पड़ी। पिताजी कक्कू के सोने के कमरे में घुसे, उसे बिस्तर से निकालकर पेट पीठ पर पूरे दम के साथ घूंसे मारे चले जा रहे थे। उसने एक दो बार अपने हाथों से उनके बारों को रोका तो वे पैरों से उसके पेट पर वार करने लगे। पिताजी पर ऐसा भूत सवार था जैसे कक्कू ने किसी की हत्या कर दी हो। माँ भी उसके बचाव के लिए नहीं आ रही थी, जो कि आमतौर पर होता। कक्कू ने कुछ ऐसा कर दिया था जो मुआफ़ी की हर हद के बाहर था। लेकिन ऐसा क्या था कि कक्कू भी भीगी बिल्ली सा बना पिताजी की बेतहाशा मार सहे जा रहा था। मैं सहमी सी माँ के पास रसोई में गई। तुम रोकती क्यों नहीं पिताजी को? इस तरह क्यों मार रहे हैं उसे? उसने काम जो ऐसा किया है। कैसा काम? वही जो लड़के करते हैं। क्या करते हैं? वही जो हाथ में लेकर। कुछ ठनका था मेरे भीतर। लेकिन इस तरह से मारना, कोई पाप तो नहीं किया उसने? ज़्यादा बड़बड़ मत कर, संभालने दे इन्हीं को। तेरे मतलब की बात नहीं है ये। जा बाहर अपनी पढ़ाई कर। मेरे मतलब की बात ये नहीं थी, और उस घर में अकेली मैं ही थी जो मनोविज्ञान पढ़ रही थी और इन बातों का मतलब कुछ समझती थी। लेकिन माँ ने घोषित कर दिया था कि ये मेरे बोलने का विषय नहीं था, कि ये मेरे मतलब के दायरे के बाहर की बात थी। मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाई और अपना सा मुँह लेकर लौट आई। यूँ मैं माँ के दृष्टिकोण को एक हद तक समझ भी सकती थी। माँ पिताजी का जीवन बड़ा संयमित और नियमित था। पिताजी शराब सिगरेट न कभी छूते थे, न किसी को छूने पर बख्शते थे। माँ सुबह नियम से पूजा पाठ करके ही खाना मुंह को लगाती थी। सर्दियों गर्मियों में वे पूजा से पहले ठंडे पानी से नहाती। पिताजी अपने ढंग के नियम कर्म के पक्के थे। अपने वालिद की मौत के बाद बड़ा बेटा होने की वजह से सारे भाई बहनों का बोझ उन्हीं पर आ पड़ा था, जिसे उन्होंने भरसक ताकत और ईमानदारी के साथ निभाया था। पहले अपने भाई बहन और फिर अपने बच्चे। उनकी ज़िंदगी एक एक करके सबको सेटल करने में ही निकल गई थी। उनको इसी में फ़ख्र था। कुछ कर पाने का सुख था, शिकायत नहीं थी।
गांधी, आर्य समाज या सनातन धर्म, इन सबके आदर्शों को पिताजी ने अपने भीतर उतारा हुआ था। शायद इसीलिए कक्कू से किसी तरह के अनुशासन की अपेक्षा उनकी नज़रों में नावाजिब नहीं थी। समय पर उठना, नहाना धोना और किसी तरह के विकार से अपने को मुक्त रखना, ये सब उनके लिए जीवन के प्राथमिक मूल्यों में शामिल था। मैंने खुलकर चाहे विद्रोह कभी नहीं किया, पर मैं फिर भी उनके इस नज़रिए की आज तक कायल नहीं हो सकी। उसके बाद एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, कक्कू के कमरे का दरवाज़ा खुला था। यूं उसे दरवाज़ा बंद करने को पिताजी ने मना कर रखा था और कहा था कि बंद करने पर उसका अलग कमरा उससे छिन जाएगा। अब तक कक्कू का उस घर में ऊंचा स्टेटस ही रहा था और बड़ा वाला कमरा उसे मिला हुआ था। डॉक्टरी न पढ़ने के बावजूद कमरा उससे छिना नहीं था, पर अब छिन जाने की धमकी दी जा चुकी थी। उसे अपने इस कमरे से बहुत लगाव था। बेबात अंदर आने पर वो मुझे डांट दिया करता था। कक्कू पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था। सिरहाना उसके पेट के ही नीचे था और वो जिस्म को जोर जोर से सिरहाने के खिलाफ रगड़ रहा था। अपने एक हाथ से उसने पलंग का सिरा थामा हुआ था और दूसरा हाथ पेट के नीचे ही पहुंचा था। जिस तेजी और बहाव के साथ उसका जिस्म झकोरे ले रहा था, उससे सारा पलंग भी जिस्म की लय के साथ झूम रहा था। कक्कू को कोई होश नहीं था कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा भी हो सकता है या पलंग के चौखटों की दीवार से बज बज कर शोर करती आवाज़ घर भर का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। वो अपने से बेखबर किसी पागल कर देने वाली मदहोश और उज्जड ताकत से चलायमान था। जैसे किसी पर देवी आ जाती है तो वो बेहोश सा झूमता अपने आसपास से एकदम परे हो जाता है और उसी दैवी आदेश से प्रेरित झूमता घूमता है और उसकी सारी इंद्रियां किसी अनदेखी, अनजान, रहस्यमयी दिशा में केंद्रित हो जाती हैं। वैसी ही हालत कक्कू की थी उस वक्त। अचानक पता नहीं कहाँ से पिताजी आ टपके। उसके घने बालों से खींचकर उसे सीधा करके पेट में जोर जोर से घूंसे देने लगे। कक्कू को कुछ पल तो होश ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और वो सुन्न सा घूंसे खाता चला गया। फिर उसने सिरहाना उठाकर अपने बचाव की कोशिश की। पिताजी गुस्से में गालियां बड़बड़ाए जा रहे थे और जहाँ भी जिस्म का सिरहाने से निकला हिस्सा मिलता घूंसे जमाए जा रहे थे। सहसा किसी घायल हाथी की चिंगाड़ती सी आवाज़ आहत कक्कू के मुंह से निकली, माफ़ कर दो मुझे, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। कितनी हारी हुई, कितनी दर्द से सिंची थी वो आवाज़। पता नहीं क्यों मुझे आदि कवि का आहत क्रौच याद आ गया। यौन सुख में बाधा आने की पीड़ा को अगर आदि कवि भावनाओं के उत्सव की तरह मनाता है तो सब वाहवाही करते हैं, पर वही जब अभाव में स्व की ओर उन्मुख होकर व्यक्ति के यौन सुख का माध्यम बनता है तो उसे अकरणीय मानकर दंडित किया जाता है। क्या इंसानी ज़रूरतें और जज्बात समाज और नियमों की इजाज़त लेकर ही उभर सकते हैं? क्या उनका दमन ही अच्छे इंसान का फर्ज है, अच्छाई की परिभाषा है? कक्कू का दर्द, उसकी चीखें शायद ग्रहणीय ही मानी गईं। किसी को उन चीखों से हमदर्दी नहीं हुई। जिन बातों, इच्छाओं या व्यवहारों को समाज स्वीकार नहीं करता, उनका दर्द भी अस्वीकारनीय हो जाता है। जिस कल्पना का सुख वो भोग रहा था, क्या वो इतनी निकृष्ट थी कि एक अपराधी की तरह उसे दंड दिया जाए, और इस बेदर्दी से? सहसा मुझ में जैसे कोई आंधी सी आई। मैं कमरे में घुसी और कक्कू और पिताजी के बीच आकर उनको अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की। बस और मत मारिए प्लीज़, वो आखिर बच्चा तो नहीं, 16 साल का हो चुका है। खबरदार जो मुड़ के ऐसा किया कभी तो। यही सीख रहे हो कॉलेज में? बेहुदा, बेशर्म, बस यही कुछ करेगा ज़िंदगी में। पता नहीं कौन से दुष्कर्म किए थे पिछले जन्म में, जिनका भोग अब भोगना पड़ रहा है। पढ़ना लिखना सब मिट्टी करके धरा हुआ है इसने। वे कमरे के बाहर निकल गए तो मैंने धीरे से कक्कू से कहा, ध्यान रखा करना, फालतू में ही मार खाता है। वो थका निढाल सा पलंग की दूसरी ओर को मेरी ओर पीठ करता लुढ़क गया। अभी आप सुन रहे थे सुषम बेदी जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास कतरा दर कतरा का पहला भाग। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 2 में।